अच्छा, काइनामेटिक्स में आपके पास जो प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल फर्स्ट टाइम है। तो बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन में हम इस तरह की सिचुएशन कंसिडर करेंगे कि लेट्स सपोज अगर आपके पास फुटबॉल को किक किया जाता है, लेट्स सपोज, ठीक है, ग्राउंड से, जिस तरह फ्री किक में होता है नॉर्मली, या सिंपल किक किया जाए तो वो कुछ मतलब हाइट के साथ कुछ डिस्टेंस कवर करके और आपके पास वो ग्राउंड को आकर दोबारा हिट करती है। ठीक है, तो इस तरह की एक सेमी सर्कुलर मोशन बनती है। तो सेमी सर्कुलर मोशन को हम कंसिडर करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो उसमें कुछ अजम्पशंस होती हैं, सबसे पहले वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बगैर जो है वो हम उसे कंप्लीट सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर हम वो अजम्पशंस को कंसिडर नहीं करते तो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स और ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो जाएगा। तो हम सबसे पहले सिर्फ उतना बेसिक कंसिडर करते हैं कि जिससे हम बेसिक चीज़ों को पहले सॉल्व कर पाएं, और उसके बाद फिर हम उसे एडवांस लेवल पर लेकर जाएंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहली चीज़ ये कि अगर हम एक रफ एस्टिमेट देखें कि वो डायग्राम आपके पास बनेगी किस तरह से। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट पे इसको मार्क करते हैं, ठीक है, तो एक इस तरह की हमने मोशन कंसिडर की। और इसमें अब होगा ये, क्योंकि हमें कंपोनेंट्स का पता है, तो अगर हम कोई भी पॉइंट कंसिडर करते हैं, लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर बॉडी को कंसिडर कर रहे हैं इस पॉइंट पर, ठीक है, तो इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी, मतलब अगर आपको याद हो सर्कुलर मोशन में क्या होता था, वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट होती थी। ठीक है, सर्कल के बिल्कुल टेंजेंट होती थी। तो इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप यूज करोगे, और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आप अपना प्रोजेक्टाइल मोशन पे भी अगर मार्किंग करो स्पीड की, तो वो भी टू टेंजेंट टू द सर्कल होगी। तो ये आपके पास टेंजेंट टू द सर्कल होगी। ठीक है, और ये आपके पास सिंपल स्पीड होगी v। और अगर हम इसके कंपोनेंट्स बनाएं, तो इसका कंपोनेंट एक बन जाएगा यहाँ पर एक्स एक्सिस, और एक बन जाएगा वाई एक्सिस पे। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? और उसके बाद अगर आप किसी भी पॉइंट पर बॉडी का वेट कंसिडर करो, तो वो तो स्ट्रेट बिल्कुल डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो वेट आपके पास स्ट्रेट बिल्कुल डाउनवर्ड आ जाएगा। और उसमें अब जो कुछ अजम्पशंस होंगी आपके पास, वो अजम्पशंस ये होंगी कि एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल कंसिडर करेंगे। मतलब यहाँ पर हम एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर ही नहीं कर रहे पूरी मोशन में। असम्पशन में सबसे फर्स्ट असम्पशन हमारी ये, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल। तो एयर रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल जीरो हो जाएगा, यहाँ पर कोई फोर्स नहीं होगी। और इसका मतलब है कि आपकी एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगी। क्योंकि जब एयर रेजिस्टेंस आपके पास नहीं है ना, तो बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है। और कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये हुआ कि जो एक्सेलरेशन होगी सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, वो जीरो होगी। ठीक है, और जो फोर्स एक्ट होगी एक्स कंपोनेंट पे, वो भी जीरो होगी। वाई पे जीरो इसलिए नहीं होगी क्योंकि वाई पर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो ग्रेविटी की है। ठीक है, अब वो फोर्स ग्रेविटी की डाउनवर्ड होती है, क्योंकि बॉडी को वो डाउनवर्ड अट्रैक्ट कर रही होती है, पुल कर रही होती है। और अगर आप उसके ऑपोजिट जा रहे होगे तो वो अपवर्ड होगी। सही है।
तो इस तरह से हमारे पास जो बॉडी के कंपोनेंट्स हैं वो आपको याद रखने कि एक्स कंपोनेंट पे आपके पास वेरिएशन किस तरह से होगी और वाई पे किस तरह से होगी, दोनों इस बार सेपरेट सॉल्व होंगे बिल्कुल। और अगर आप एक्स कंपोनेंट कंसिडर करते हो स्पीड का, तो एक्स कंपोनेंट स्पीड का बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट दी मोशन। क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि वहां पर आपके पास स्पीड जो है वो, सॉरी, एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस आपके पास यहाँ पे नेग्लिजिबल है। और दूसरी चीज ये कि यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ जी होगी, ठीक है, वो तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपके पास जो अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन होगी, क्योंकि जब आप बॉल को ऊपर की डायरेक्शन में थ्रो करोगे तो हाफ पार्ट जो होगा आपकी मोशन का वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा आपको अपवर्ड मोशन। मतलब अगर आप इसे यहाँ से हाफ करते हो, ठीक है, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिख रहा होगा कि हम पहले अपवर्ड जाएंगे और फिर डाउनवर्ड आएंगे। और अगर लास्ट टाइम वाला आपको केस याद हो, तो उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि अपवर्ड जाते हुए वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव, और डाउनवर्ड आते हुए पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव। तो वैल्यू पॉजिटिव कब कंसिडर करते हैं हम? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड पे हम पॉजिटिव लेंगे और अपवर्ड पे नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो ये चीज हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी, ये हमें याद है। और बाकी आपको स्पीड के कंपोनेंट्स भी याद होंगे। जिस तरह हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाते हैं, वी एक्स इक्वल होगा वी कॉस थीटा, और वी पाई होगा वी साइन थीटा। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। ठीक है, अब यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसमें कुछ फॉर्मूला है पहले, वो हमें ड्राइव करने, फिर उन फॉर्मूला को हमने उस पे अप्लाई करना है इक्वेशंस पे, और जो क्वेश्चंस आपके पास गिवन होंगे, और उसमें हाफ प्रोजेक्टाइल हो। अब जैसे ये वाला मोशन है ना, ये फुल प्रोजेक्टाइल है, क्योंकि जिस लेवल से स्टार्ट हुआ उसी लेवल पर आकर एंड हो गया। ठीक है, कुछ मोशन ऐसी होती है कि आप किसी वर्टिकल हाइट पे खड़े हुए हो, ठीक है, और वहां से आपने जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, तो उस सिचुएशन में आपके पास सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, वो हाफ प्रोजेक्टाइल हो जाता है। तो इसलिए आपको अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दोनों सेपरेट सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है हर बार वो आपको फुल प्रोजेक्टाइल दे। मेजोरिटी टाइम्स वो आपको हाफ प्रोजेक्टाइल ही देगा, ताकि आपको इक्वेशन यूज करके और डायरेक्शंस और ये सारी चीज यूज करके कैलकुलेशन करना आनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सी क्वांटिटीज कैलकुलेट करनी है। और जो क्वांटिटीज हमने कैलकुलेट करनी है वो ये होंगी आपके पास, कि लेट सपोज अगर सबसे पहले हम इसमें ये चेक करें कि आपका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये है कि जब आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर जब आप बिल्कुल लास्ट यहाँ पे ग्राउंड पे आके हिट करोगे फाइनल, तो वहां तक आप जितना टाइम कवर करोगे वो आपका टाइम होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अच्छा, इसको सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि हम इसको हाफ कंसिडर कर लें। मतलब अगर हम ऊपर जाने का टाइम कैलकुलेट कर लें सिर्फ अपवर्ड मोशन का, तो सेम टाइम आपके पास डाउनवर्ड में भी अप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही है, ठीक है, क्योंकि अपवर्ड जब थ्रो करेंगे तो इनिशियली बॉडी फास्ट जाएगी और बाद में स्लो डाउन हो जाएगी, और जब डाउनवर्ड आती है तो शुरू में स्लो होती है, उसके बाद फास्ट हो जाती है। तो दोनों में आपके पास अप्रोक्सीमेटली टाइम, बल्कि अप्रोक्सीमेटली भी नहीं, बिल्कुल इक्वल होगा, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस हमने नेग्लिजिबल कंसिडर की है। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में हम ये करेंगे कि हम वाई कंपोनेंट से स्टार्ट करेंगे, मतलब हमारा मेन फोकस होगा सिर्फ वाई कंपोनेंट पे, क्योंकि हम अपवर्ड मोशन सॉल्व करना चाह रहे हैं। ठीक है, और अपवर्ड मोशन सॉल्व करने के लिए
अब क्योंकि हमने y कंपोनेंट लिया है और y कंपोनेंट में अपवर्ड मोशन कंसिडर करते हैं। अपवर्ड मोशन का मतलब ये हुआ कि जब आप अपवर्ड मोशन कर रहे होगे या बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी u साइन थीटा। ठीक है। और जब आप मैक्सिमम हाइट पर पहुंचोगे यहाँ पर, तो इस मैक्सिमम हाइट पे आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। जीरो। ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जब हम अपवर्ड जाते हैं तो फाइनल जीरो होती है, जब डाउनवर्ड आते हैं तो इनिशियल जीरो कंसीडर करते हैं। तो इसका मतलब है इनिशियल की कोई ना कोई वैल्यू होगी, फाइनल जीरो हो जाएगी, ए की वैल्यू माइनस जी होगी। ठीक है। और टाइम की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें कौन सी इक्वेशन आप अप्लाई करोगे जिससे टाइम की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो? V is equals to U plus AT. ठीक है। हम इसमें बिल्कुल सिंपल इक्वेशन अप्लाई करते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और टाइम की वैल्यू v माइनस यू ओवर जी। और यहाँ पर v की वैल्यू तो जीरो है और g की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो ऊपर और नीचे नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास सिर्फ रह जाएगा u ओवर g, और u की वैल्यू कितनी है? u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। सही है। अब ये तो हमारे पास आया सिर्फ हाफ मोशन का। ये तो सिर्फ अपवर्ड के लिए आया है। ठीक है। इसी टाइम को अगर हम डबल कर दें, ठीक है, तो आपके पास वो टोटल टाइम आ जाएगा डाउनवर्ड का भी। ठीक है। वरना आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि टाइम की वैल्यू को आप अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड दोनों को ऐड करा के दिखा दो, या सिंपल मल्टीप्लाई बाय टू कर दो। ठीक है। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? P इज इक्वल्स टू, सही है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अच्छा, अब क्योंकि हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर ही रहे हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ अगर हम इसकी मैक्सिमम हाइट भी कैलकुलेट कर लें। ठीक है। अगर आप इसकी मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर रहे हो तो मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या हुआ कि आप अभी भी कौन से कंपोनेंट की बात कर रहे हो? वाई एक्सिस की। ठीक है। तो अभी भी हम वाई एक्सिस को अगर कंसीडर करते हुए चलें तो मैक्सिमम हाइट के लिए हमें सेम वही इनिशियल वेलोसिटी चाहिए होगी। इनिशियल वेलोसिटी है u इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा, और फाइनल आपके पास होगी जीरो। एक्सेलरेशन दोबारा से माइनस में, और हाइट की वैल्यू अननोन। ठीक है। और इस पे कौन सी इक्वेशन आप अप्लाई करोगे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, या हाइट कह लो आप फाइंड करने के लिए? V square is equals to U square plus 2 है। बिल्कुल सही।
ठीक है, तो हमें चाहिए एस, यानी एस की जगह हम एच लिखेंगे, तो ये हो जाएगा एच इज इक्वल्स टू 0 स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस जी। माइनस दोबारा से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और फाइनल आपके पास आंसर आ जाएगा सिंपल, माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, Nice. क्योंकि हाँ, आपको बस इसमें बेसिक याद रखना है कि एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल लेना है और वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बनाने हमने, और फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो वी एक्स वी वाई निकालना भी कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो बस हम वही कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं। और एक चीज इसमें और है, अभी तो हमने दोनों चीजें एक्स कंपोनेंट से हटके कैलकुलेट की हैं, क्योंकि एक्स कंपोनेंट में आपको पता है वेलोसिटी का कंपोनेंट ही सेम है, तो उसको यूज करने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि उसमें फाइनली जीरो हो जाएगी। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल पे कोई ऐसी क्वांटिटी भी नहीं आई अभी तक हमारे पास जिसका लिंक हॉरिजॉन्टल से हो, दोनों का लिंक वर्टिकल से था। अगर हम हॉरिजॉन्टल वाले की बात करें, तो हॉरिजॉन्टल के लिए वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप रेंज कैलकुलेट करो, या आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर कर सकते हो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब ये है कि अब हमें कौन सा कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा, एक्स कंपोनेंट। और एक्स कंपोनेंट में अगर आप डायग्राम देखो तो स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी, जो इनिशियल है वही फाइनल है, वो तो हमें पता है। और एक्सेलरेशन जीरो है, ये भी हमें पता है, हम वो क्वांटिटी भी यूज कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी रेंज हम फाइंड आउट कर रहे हैं। और क्या क्वांटिटी आप यूज कर सकते हो? Time. टाइम की यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि जब आपने पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला है तो इसका मतलब है कि आप उसको रेंज पे भी अप्लाई कर सकते हो। सही है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे यहाँ पर, इनिशियल आ जाएगी यू कॉस थीटा, फाइनल तो है ही नहीं क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है। और टाइम की वैल्यू टोटल वाली यूज करेंगे, और आर की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें होगा ये कि इक्वेशन आपको दोबारा से सेम वही अप्लाई करनी है या कोई और करनी है, वो आप पहले चेक कर लो। कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं हम? Speed is equals to distance over time. बिल्कुल सही, तो हम बिल्कुल सिंपल इक्वेशन यूज कर लेंगे, एस इक्वल्स टू वी टी, और एस इक्वल्स टू वी टी का मतलब है डिस्टेंस की जगह आर, स्पीड की जगह इनिशियल आ जाएगी, टाइम की पूरी वैल्यू एज इट इज सब्स्टिट्यूट करेंगे, और मल्टीप्लाई होने के बाद, अच्छा आपको इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अगर याद हो मैथ्स में, अगर नहीं भी याद तो कोई मसला नहीं है, उसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रेफरेंस के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। आइडेंटिटी ये होती है कि आपके पास 2 sin थीटा कॉस थीटा, ये क्वांटिटी इक्वल होती है sin 2 थीटा के। ठीक है, तो हमारे पास ये जो ब्रैकेट में 2 sin थीटा कॉस थीटा है, इसको हम कंबाइन करके u और u मल्टीप्लाई हो जाएगा, यू स्क्वायर
साइन 2 थीटा ओवर जी। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। ठीक है, तो ये तो आपके पास वो सारी इक्वेशंस हो गई जो आपको प्रोजेक्टाइल में कंपलसरी चाहिए अगर फुल प्रोजेक्टाइल गिवन हो तो। लेकिन अगर फुल प्रोजेक्टाइल नहीं हो, मोस्टली के नहीं होता, क्योंकि फुल प्रोजेक्टाइल में तो सीधा सीधा आप एज इट इज कॉपी पेस्ट करोगे फॉर्मूला और कैलकुलेशन हो जाएगी। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यूज में काम आ जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें तो टाइम शॉर्ट होता है। और अगर हम इसका क्वेश्चन देखें प्रोजेक्टाइल का, तो इसके प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं है। बस आपको इक्वेशन ऑफ मोशन और इसके जो सीक्वेंस है वो याद रखना है। सर व्हाट इफ ए रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल ना हो? अगर एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल ना हो तो फिर तो आपके पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आएगा कि आपको हर जगह पे रेजिस्टिव फोर्स को इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखो हमारे पास रेजिस्टिव फोर्स ना होने की वजह से हमारा काम कितना इजी हो गया, हमारा एक्स कंपोनेंट बिल्कुल स्ट्रेट सिंपल हो गया। हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, ना एक्सेलरेशन निकालनी पड़ी, क्योंकि आपको पता है जब फोर्स आएगी तो एक्सेलरेशन आ जाएगी, फिर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना वो फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो तो इसलिए फर्स्ट टाइम में हम इसे नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं। क्योंकि नॉर्मली होता ही है कि जब आप ऑब्जेक्ट्स को थ्रो करते हो तो हम उसमें बहुत ज्यादा पावर से थ्रो इसलिए करते हैं ताकि हम उस रेजिस्टेंस को ओवरकम कर लें। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि हमने उसे ओवरकम कर लिया, तो इस वजह से वो आपके पास नेग्लिजिबल हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास विंड स्पीड बहुत ज्यादा हो तो फिर आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। फिर उसमें एडवांस कैलकुलेशंस होती हैं जो कि अभी हमने नहीं करनी फिलहाल। लेकिन जब होगी तो आपको पता है कि फिर रेजिस्टिव फोर्स और सबको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, और फिर उस रिजल्टेंट के कंपोनेंट बनेंगे, फिर उनकी वेलोसिटीज निकलेंगी, और ये सारा काम फिर उस तरह से होगा। ठीक है, तो हम अभी फिलहाल इसी अजम्पशन के साथ रहते हुए क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हमारे पास प्रोजेक्टाइल का है, ये रहा। नहीं है, अच्छा ये तो इसी के साथ है, इसमें भी सेम है। ठीक है, शेयर में प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन नहीं है। 22 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 में वाटर लीव्स द एंड ऑफ अ हॉस पाइप एट पॉइंट पी विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 6.6 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल स्पीड है 6.6 मीटर पर सेकेंड एज शोन इन फिगर 2.1। और स्पीड आ गई, और कुछ और चीजें भी आपके पास डायग्राम में गिवन है। 3.5 मीटर एक डिस्टेंस है पी और क्यू का। पी वो पॉइंट है जहां से वाटर आपके पास स्टार्ट हो रहा है फ्लो करना, और क्यू वो पॉइंट है जहां पर आकर वो हिट कर रहा है आपके पास ग्राउंड पे। ठीक है, तो अब आप देखो ये हाफ प्रोजेक्टाइल बन रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें फुल प्रोजेक्टाइल नहीं है, क्योंकि हमने स्टार्ट कहीं हाइट से किया और आके हम ग्राउंड पे हिट कर रहे हैं। सही है, तो ये आपके पास देखो हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो इसको अगर आप कंसीडर करो तो सारी वैल्यूज उन्होंने यहाँ पर भी लिख दी। ठीक है, एच हाइट है ग्राउंड से, क्यू पॉइंट है जहाँ पे हिट कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने क्वेश्चन में ये लाजमी ढूंढ लेना, ये रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, ताकि डाउट ना हो कि हमें रेजिस्टेंस कंसिडर करनी है या नहीं करनी। तो ये आपके पास लिखा होता है हर पार्ट में स्पेसिफिकली, क्योंकि इसी बेस पर हम सब सॉल्व कर रहे हैं। और उन्होंने देखो एक और चीज लिखी है यहाँ से, पी एंड क्यू कंसिस्ट ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर।
क्योंकि आपको पता है जब वाटर इतनी हाइट से गिरेगा तो उनके आपस में ड्रॉप इंटरेक्ट करेंगे, जाहिर सी बात है उनका मोमेंटम चेंज होगा, उनकी फोर्सेस की। और जो ये हाफ सेमी सर्कल से भी हाफ जो बन रहा है, इसकी ओरिएंटेशन भी डिफरेंट होगी। लेकिन उन्होंने कहा अभी आप उसे कंसिडर करो कि वो इंटरेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, वरना कॉन्सेप्ट क्या आ जाएगा मोमेंटम का, क्योंकि पार्टिकल्स जब कोलाइड करते हैं तो मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो सिर्फ वेट की फोर्स होगी, सिर्फ वो एक्ट कर रही है डाउनवर्ड। सबसे पहली चीज क्या पूछ रहे हैं, एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाई द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी कांस्टेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्यों कांस्टेंट हो सकता है, या कैसे क्योंकि कांस्टेंट? डायरेक्शन जीरो है तो फोर्स भी जीरो ही होगी। बिल्कुल सही, क्योंकि अभी हमने लिखा था कि एक्सेलरेशन और रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगी। तो आप लिखोगे सिंपल, विल बी इक्वल्स टू जीरो। और नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं कि शो दैट द टाइम टेकन फॉर अ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर टू मूव फ्रॉम पी टू क्यू इज 0.53 सेकेंड्स। सर इसमें उन्होंने डिस्टेंस पी टू क्यू वाला दिया हुआ था और स्पीड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की दी हुई थी, तो एस इज इक्वल्स टू वी टी। एस इज इक्वल्स टू वी टी यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब एस इज इक्वल्स टू वी टी अगर हम यूज करें बेसिकली, तो आपको पता है कि डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल हमारे पास गिवन है, एस की जगह पर हम ये लिखेंगे, और v की जगह पर जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम ही रहेगा। तो हमने टाइम निकालना है बेसिकली। रेंज गिवन है 3.5, स्पीड है 6.6। ठीक है। और इन दोनों को आप डिवाइड कर लो और टाइम चेक करो, सेम आ रहा है आपके पास। जी सर सेम आ रहा है। ठीक है, आपके पास आंसर आ रहा है 0.53 सेकेंड। नेक्स्ट पार्ट, आप हाइट कैलकुलेट करोगे। अब हाइट आपके पास, आपको पता है वाई कंपोनेंट में आ रहा है, तो क्या वैल्यूज कंसिडर करोगे यहाँ से? सर जो इनिशियल होगी वो जीरो होगी, और हम एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकाल सकते ठीक है। आप वर्टिकल अगर कंपोनेंट की बात कर रहे हो, तो उसमें आप कह रहे हो कि इनिशियल जीरो ले लोगे आप, क्योंकि हम इसमें वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे। और फाइनल, फाइनल वैल्यू क्या लोगे आप? हैं। सर फाइनल कैसे पता चलेगा? अब फाइनल इन्होंने दी नहीं है आपको यहाँ पर, क्योंकि वो ग्राउंड पे जब हिट कर रहा है उस वक्त की स्पीड आपके पास नहीं है। जी तो इसमें आप फिर यहाँ पर पॉज हो जाओगे कि यहाँ पर हमने क्या करना है। निकाल तो सकते हैं वैसे, v इज इक्वल्स टू हम्म। यू प्लस। और अगर आप सिंपल फार्मूला कोई और यूज करना चाहो, कोई और इक्वेशन यूज कर सकते हैं हम। जी एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू जीरो हो जाएगा, बस हाफ ए टी स्क्वायर को पे फॉल। ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो हमारी अननोन हाइट होगी, और जी की वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे। सही है। और बाकी टाइम की वैल्यू, टाइम हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इक्वेशन आप यूज कर रहे हो एस इक्वल्स टू यू टी वाली,
ये तो जीरो हो जाएगा। कितना आंसर आएगा आपके पास फाइनल? 1.37। तो 1.37 हमारे पास हो गया। इसकी हाइट। उसके बाद वो कह रहे हैं कि फॉर द मूवमेंट ऑफ अ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर फ्रॉम पी टू क्यू, state and explain whether the displacement of the droplet is less than, more than or same as the distance along its path। अब वो कह रहा है कि सेम होगी, ग्रेटर होगी, लेस होगी या इक्वल होगी। ये आपने बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, तो लेस शॉर्टेस्ट होगी। डिस्टेंस होता है बिल्कुल। तो वो लेस होगी। और अगर आपने डिस्प्लेसमेंट को शो करना हो डायग्राम में तो कैसे शो करोगे आप? P2Q। पी टू क्यू हम एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। तो आपके पास पी टू क्यू एक स्ट्रेट लाइन चली जाएगी। ये डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे displacement is the shortest distance from point P Q Q और डिस्प्लेसमेंट आपके पास सिंपल एक स्ट्रेट लाइन होगी। और फाइनल पार्ट में कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अगर आपने कैलकुलेट करना हो तो वो किससे करोगे आप? फिर वो हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला बिल्कुल पाइथागोरस से सही। लेकर। क्योंकि यहाँ हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो h की वैल्यू और x की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है, यानी बेस और परपेंडिकुलर की हाइपोटेन्यूज हम फाइंड आउट कर लेंगे। और थ्योरम हम यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं सिंपल। तो डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, बेस की वैल्यू थी, हाइट की वैल्यू थी 1 अच्छा 37 है ना, ऐसे आप राउंड ऑफ भी कर सकते हो। 1.4 कर दो, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हो जाएंगे। और यहाँ पे हम 1.4 यूज कर लेंगे। और डी का फाइनल आंसर कितना आएगा? 3.8। सही है। तो ये आपके पास इसका क्वेश्चन भी हो गया। और इसके क्वेश्चन ज्यादातर ना इसी तरह के मिलेंगे आपको, हाफ प्रोजेक्टाइल हाफ प्रोजेक्टाइल। और उस हाफ प्रोजेक्टाइल में से बस आपने इक्वेशन अप्लाई करनी होती है। सही है। तो ये आपके पास कंप्लीट हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन भी।